परम आदरणीय डॉक्टर बाबा आदाब जी, श्री तुषार गांधी जी, श्रीमती उल्का महाजन जी, नितिन वैद्य साहब और स्टेज पे बैठे हुए तमाम सम्मानित मित्रों, सभागार में बैठे उतने ही सम्मानित साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण सभा आपने कर दी है। जो मुद्दे उठाए गए हैं मेरे से पहले बोलने वालों ने, तो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। मैं बहुत, चूँकि काफ़ी समय सब लोगों ने लिया है, मैं बहुत कम वक्त में अपनी बात कहूँगा। पुलवामा का इशू बहुत विस्तार से फिरोज भाई ने उठाया है और सारे डिटेल्स आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं बहुत इम्पोर्टेंट दो बातें बताना चाहता हूँ कि पुलवामा जब हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री जी को ढूंढवाया, वो कहाँ है, वो मुझे हाथ नहीं लगे। वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में अपनी शूटिंग करा रहे थे और नेशनल कॉर्बेट पार्क में फ़ोन की कोई सुविधा नहीं है। उनको तो सुविधा थी प्रधानमंत्री होने के नाते कि मुझे संपर्क कर सकते थे, लेकिन मैं उनको संपर्क नहीं कर सकता था। खैर, शाम को उनका फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि क्या हुआ सतपाल भाई। मैंने कहा साहब ऐसे ऐसे हमारे 40 जवान शहीद हो गए और हमारी गलती की वजह से हुए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं चुप रहिए, आप इस पर मत बोलिए। मैं समझा कोई जांच वाँच कराते होंगे। 2 घंटे बाद मुझे NSA का फ़ोन आया, जो अनिल वो डोवाल साहब का, वो मेरे साथ पढ़े हैं लॉ में, हम साथ पढ़ते थे, कि सतपाल भाई इस पे मत बोलिए। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, चुप हो गया हूँ। कि नहीं आपने एक आध चैनल को कह दिया है कि हमारी गलती से हुआ है। मैं कहा हुआ तो है, पर अब आप कह रहे हैं तो मैं नहीं बोलूँगा। हुआ ये था कि CRP ने होम मिनिस्ट्री से 5 प्लेन मांगे थे एक दिन के लिए, और 5 प्लेन मिल जाते तो जितनी नफरी सड़क से गई थी वो सारे लोग जम्मू से श्रीनगर चले जाते। कोई मुश्किल काम नहीं था। मैं तो जब श्रीनगर के लड़के बर्फ़ की वजह से जम्मू में फंस जाते थे तो उनको फेरी कराता था, जहाज़ मंगा के। दिल्ली में हवाई जहाज़ ऐसे किराए पे मिलते हैं जैसे टैक्सी मिलती है। लेकिन 4 महीने वो एप्लीकेशन पड़ी रही और अल्टीमेटली उसको होम मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। आज तक किसी के ऊपर उस सिलसिले में एक्शन नहीं हुआ है। सड़क से ना चलते तो ना मारे जाते। दूसरे, कोई सैनिटाइजेशन नहीं था सड़क का। 10 मैं गया था वहाँ, 10 सड़कें मिलती हैं मेन हाईवे में, कहीं भी कोई मैनिंग नहीं थी, कोई जिप्सी नहीं खड़ी थी, कोई सिपाही नहीं खड़ा था रोकने के लिए कि ये काफिला जा रहा है, आप इसमें मत जाइए। तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों की गलती से हुआ। लेकिन आज उसको तीसरे दिन से इन्होंने नैरेटिव बदल दिया, पाकिस्तान पे शिफ्ट कर गए और पूरे चुनाव बोले कि जब वोट डालने जाओगे तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ और अपोजिशन के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि इस बार आप इस मुद्दे को उठाइए और ये कहिए कि जब वोट देने जाओगे तो पुलवामा के शहीदों को याद रखिए। क्योंकि आज तक पुलवामा के शहीदों के लिए कौन जिम्मेवार है इसकी कोई जांच नहीं हुई है और किसी का सर कलम नहीं किया गया आज तक। अब मैं किसान आंदोलन पे आना चाहता हूँ। किसान आंदोलन जैसा भारत में इस बार हुआ, दुनिया में कहीं नहीं हुआ है। 700 किसान उस आंदोलन में शहीद हो गए। 13 महीने वो आंदोलन चला, 700 किसान मर गए, लेकिन एक चिड़िया को भी किसानों ने पत्थर नहीं मारा। इतना अहिंसक आंदोलन था। और बीच में जब 4 महीने हुए थे तो उस वक्त मैं गवर्नर था। मैंने कई दिन सोचा कि मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, उचित है, अनुचित है। मैं अल्टीमेटली इस नतीजे पहुंचा कि नहीं, चाहे जो हो बोलना चाहिए। और ये ठीक नहीं है कि हमारे लोग बॉर्डर पर पड़े आंधी और बरसात में और हम राजभवन में बैठे हों। तो मैं प्रधानमंत्री से समय लेके उनसे मिलने चला गया। इस्तीफ़ा मैं जेब में रख के चला गया, चूँकि मैंने समझा कि ये नौबत आ सकती है, तू तड़ाक हो जाएगी, तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। बीच में मुझे गडकरी जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं प्रधानमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ।
और मैं कहा मैं इस्तीफ़ा लिए हुए हूँ। उन्होंने कहा कि ना बेवकूफ़ी मत करो, वो मांगें तो देना, खुद मत देना। खैर एनीवे मैं गया मिलने, नमस्कार हुई, बैठे। बोले हाँ बताओ सतपाल भाई क्या बात थी। मैं कहा सामने इसलिए आया हूँ कि 4 महीने से पड़े हैं, ये आपको गंदे कपड़ों वाले लगते होंगे, ऐसे चौधरी हैं जिनकी 40-40 गांव में जिनका रेट रन करता है, जो फैसले कराते हैं, जो पंचायतें करते हैं, तो इन लोगों से बात तो कर लीजिए। कहा कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, चले जाएंगे। फिर मैंने कहा कि आप ना करें, किसी मंत्री को कह दीजिए, वो बात कर लेगा। कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, क्या करेंगे, चले जाएंगे अपने आप। मुझे ख़राब लगा तो मैंने कहा ऐसा है मोदी जी, आप इनको जानते नहीं हैं, ना सिखों को ना जाटों को, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। तो वो बड़ा आश्चर्य में आए। मैंने कहा मैं बता रहा हूँ, चूँकि मैं इन कौमों का मिजाज जानता हूँ। सिखों के गुरु ने अपने 4 साहबजादे कटवा दिए थे, समझौता नहीं किया था। और ये जाट, ये तो 6ठे महीने लाल किले पर चढ़े रहते हैं। इन कौमों से लड़ा नहीं जाता, बातचीत की जाती है और इनसे फ़ायदा उठाया जाता है। खैर वो नहीं माने, 2 महीने बाद माफ़ी मांग के वो कानून उन्होंने वापस किए। लेकिन उसमें भी एक जो वादा किया था कि हम MSP लागू करेंगे, वो आज तक नहीं की है। चूँकि MSP के बिना किसानों का मसला हल नहीं होगा। MSP क्या है, मैं बहुत कम वक्त में आपको बता दूं। MSP का मतलब यह है कि बाज़ार में जो दाम है वो उससे, जो सरकार का तय किया हुआ दाम है, अगर उससे नीचे दाम जाता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिर सरकार उस दाम पे ख़रीद लेती है। तो वो आज तक लागू नहीं किया। और मेरा ये चार्ज है कि चूँकि अडानी ने हरियाणा में बड़े बड़े गोदाम बना के चावल और गेहूं से भर दिया है उनको, और MSP अगर लागू हो गई तो वो बाज़ार को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसलिए आज तक MSP लागू नहीं हुई है। लेकिन मैं आपके सामने प्रॉमिस करता हूं कि हम 1 साल में या तो मोदी रहेंगे या MSP लागू होगी। 100% हम इसको लागू कराएंगे। मैंने पूरे हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, पंजाब में घूम घूम के ये तैयारी कर दी है कि एक बार फिर किसानों की निर्णायक लड़ाई होगी। हरियाणा के इलेक्शन में मैं अभी गया था, वहाँ आपको मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वहाँ गांवों में घुस नहीं पा रहे हैं कांग्रेस के मिनिस्टर, सॉरी उसके BJP के मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा है, और एक तरह से लोगों ने कह दिया है कि हम आपको हराएंगे। और मेरा अंदाज़ है कि वहाँ 60 सीट जीतेगी ये कांग्रेस और 20 सीट जीतेगी BJP। और यहाँ आपके यहाँ भी ये चुनाव साथ ही होना था, लेकिन आपके यहाँ इसलिए नहीं हुआ तुषार जी कि ये डर था कि महाराष्ट्र भी हारेंगे, लिहाजा अभी इसको रोक लो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने हार को थोड़ा डिले किया है। जब भी ये चुनाव हो तो उसमें इनको हरा के भेजना, ये आपकी जिम्मेवारी है। एक इन्होंने बड़ा अपराध जो महिलाओं के साथ किया, वो जो महिला पहलवान थी वो जब धरने पे बैठी थी तो उनको उठाने के लिए पुलिस पहुंच गई। मुझे बजरंग पूनिया का फ़ोन आया और उसने कहा साहब ये ज़बरदस्ती हमें उठा रहे हैं। मैं इसी व्हील चेयर पे इसी हालत में गया और मैंने कहा कि मुझे साथ उठाओ और जेल भेजोगे तो उठा लो, नहीं तो नहीं। तो खैर पुलिस घबरा गई, उन्होंने नहीं उठाया। फिर एक दिन ऐसा आता है जब वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रही हैं, उनको सिपाहियों ने, चाहे वो महिला रही हों या पुरुष रहे हों, बूटों से रौंदा, उनके साथ मिसबिहेव किया और बहुत उनका सम्मान किया। और जब वो मेडल लेके आती हैं तो मोदी जी कहते हैं मेरी बेटियां हैं, आओ चाय पिलवाऊंगा। और जब वो कष्ट में आती हैं तो उनकी कोई बात सुनी नहीं जाती है। ये इनका रवैया है। मैं बहुत लंबा शायद हो रहा हूँ। अग्निवीर का आपको पता होगा, इन्होंने तय किया कि खेती खत्म करो, किसानी खत्म करो, फौज खत्म करो। अग्निवीर जो कानून है उसके तहत कौन मरने के लिए जाएगा 4 साल की नौकरी में, ना उसे पेंशन मिलेगी ना कुछ मिलेगा। और इतनी शानदार फौज है देश की
वो सारी खुर्द बुर्द हो जाएगी। लेकिन इनको तो करना है, उसको खराब करना है। ये जब हटेंगे तो वो बचेगी और नहीं हटेंगे तो नहीं बचेगी, लिहाजा इनको हटा देना है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मोदी जी तो 1 साल के अंदर अंदर हट जाएंगे। उनको संघ हटाए या कोई हटाए या 75 साल की उम्र हो जाने के कारण हटें, वो ज़रूर हट जाएंगे। देश में माहौल बन चुका है इनके खिलाफ, और महाराष्ट्र तो आगे आगे रहता है इन सारी चीज़ों में। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनको उखाड़ के फेंक दें और आप एक तरह से लीड करें देश को। एक चीज़ और मैं कहना चाह रहा हूं, वो ये है कि हाँ, शिवाजी महाराज, इनके लिए तो ना भगवान कुछ है, ना शिवाजी महाराज कुछ हैं। उनकी मूर्ति बनाएंगे, उसमें भी पैसा खा लेंगे, वो टूट के गिर जाएगी तो आके माफ़ी मांग लेंगे और आप उनको माफ़ कर देंगे। तो ये बहुत ही बुरी बात हुई है। सारे देश में शिवाजी महाराज के पुतले के टूटने की तकलीफ़ पूरे देश में हुई है। और मैं आपको बताऊं कि इस देश में देवी देवताओं के बाद अगर कोई इंसान पूजता है या उसका सम्मान है तो वो शिवाजी महाराज का है। देश का बच्चा बच्चा शिवाजी महाराज को अपना आइकॉन मानता है, और उसकी मूर्ति आपने ऐसी बना दी कि वो टूट के गिर गई, उसका आपने कोई लिहाज नहीं किया, तो किसका करेंगे आप सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं कर रहे हैं। जो अभी सरकार है दिल्ली में, मैं उसके क्या क्या आपको किस्से सुनाऊं, आप हैरत करोगे और परेशान हो जाओगे। लिहाजा मैं वो नहीं सब आपको बताना चाहता। मोदी जी के बारे में मैं ये बता सकता हूँ कि मैं जब कश्मीर में था तो हाँ, एक वकील साहब ने 2-3 सवाल उठा दिए थे, वो उन पे मैं आना चाहता हूँ। एक तो ये था कि वो वहाँ सरकार गिराई गई, फिर वहाँ सरकार गवर्नर रूल हुआ, फिर 370 हटी, इस सब में उनको कुछ शुभा लगता था। तो मैं स्पष्ट कर दूं वकील साहब कि मैं दिल्ली में था, ईद का दिन था, छुट्टी का दिन था, मैं 4 बजे श्रीनगर पहुंचा। श्रीनगर भी नहीं, उन दिनों तो राजधानी जम्मू में थी। तो मुझे ये बताया गया कि महबूबा और ये लोग ये कह रहे हैं कि हमारी मेजॉरिटी है। मैं कहा ठीक है, मेजॉरिटी होगी और ये जो सरकार बनाने का प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो मैं इनकी ओथ करा दूंगा। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा कि ये ट्विटर पे सरकार बनाते रहे। ट्विटर से सरकार नहीं बनती है। सरकार बनाने की एक प्रक्रिया है। जो पार्टी सरकार बनाना चाहती है उसकी मीटिंग होती है, वो नेता चुनती है, फिर वो दावा करती है। जो दूसरी पार्टियां सपोर्ट करती हैं वो भी अपनी मीटिंग करती हैं और उसमें पास करते हैं कि हम इनको सपोर्ट करते हैं। वो भी सपोर्ट की चिट्ठी देते हैं गवर्नर को, तब वो सरकार बनाता है। इनमें से कोई काम इन्होंने नहीं किया था। अब ये मेरी जिम्मेवारी तो थी नहीं कि मैं उन्हें बताऊं कि ये करो, कोई काम नहीं किया। मैं इंतज़ार करता रहा, बैठा रहा। और एक और आश्चर्य की बात है, महबूबा भी और उमर भी दोनों 1 हफ्ते से मुझे कह रहे थे कि आप असेंबली डिसॉल्व कर दो, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, हमारे एमएलए डरा के तोड़े जा रहे हैं। और ये फैक्ट है कि उनके एमएलए तोड़े जा रहे थे, दूसरी तरफ ये उन दूसरों के एमएलए तोड़ रहे थे, और वहाँ इतनी अफरा तफरी थी कि आप अंदाज नहीं कर सकते हो। तो उस सूरत में मैंने दिल्ली की भी राय नहीं ली, मैंने समझा कि यही ठीक है, मैंने असेंबली डिसॉल्व कर दी। असेंबली डिसॉल्व करने के बाद वो नेचुरली गवर्नर रूल हो गया। गवर्नर रूल के बाद 370 का जो मामला है, 370 एक फिजूल की धारा थी, वो कभी जुड़ गई थी, लेकिन एक उसका बड़ा नुकसान था, और वो ये था कि जब हम कश्मीर में जाते थे तो वो लोग हमसे पूछते थे कि हिंदुस्तान से कब आए। मतलब इतना अलगाव था, वो अपने को हिंदुस्तान का समझते नहीं थे, और वो सिर्फ 370 की वजह से था। 370 हटने के बाद कश्मीर में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि आप हिंदुस्तान से कब आए हैं। 370 हटाने की जब प्रक्रिया चली तो दिल्ली बहुत डरी हुई थी। दिल्ली से बड़ी फौज, फैड़ा, ये वो भेजने की बात थी, और वो ये भी मज़ा ले रहे थे कि गवर्नर देखिए अब यहाँ उपद्रव होगा, ये हमसे कहेगा कि कुछ फोर्सेस भेजें, मेरी मदद करें।
लेकिन मुझे पता था कि कुछ नहीं होना है। मैंने वहाँ जो आम जनता है उनके बीच में काम किया था। मैंने पूरे प्रदेश में अपना फ़ोन नंबर दे रखा था सबको, और ये था कि 2:30 बजे रात भी कोई राजभवन में आएगा बिना अपॉइंटमेंट के तो मैं उससे मिलूँगा। तो मुझे पता था कि कुछ नहीं होगा। मैंने 3 एक्स चीफ मिनिस्टर गिरफ्तार किए, कुत्ता भी नहीं भौंका, चिड़िया भी नहीं बोली, कुछ नहीं हुआ। लेकिन दिल्ली डरी हुई थी, और दिल्ली ने उस डर में दिल्ली ने ये इनकी जिसको कहते हैं स्टेटहुड ख़त्म कर दी। स्टेटहुड ख़त्म करने का कोई कारण नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया कि वो ये समझते थे कि पुलिस जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगी और स्टेटहुड ख़त्म हो जाएगी तो हमारे कंट्रोल में आ जाएगी। और आप यकीन करिए कि जिस दिन 370 हटी, त्योहार का दिन था, एक भी सिपाही ने छुट्टी नहीं ली। सब ने, मुसलमानों का कोई त्यौहार था, सब ने लाइन में त्यौहार मनाया, कोई घर नहीं गया। पूरी लॉयल्टी कश्मीर पुलिस की भारत सरकार के साथ थी। लेकिन ये दिल्ली बहुत डरी रहती है और डर के गलतियां करती हैं, उसी से कश्मीर की समस्या पैदा भी हुई है और होती रही है। मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा कर गया। बताओ क्या कहना है। मेरे साथ जो हुआ है मैं वो बोलता नहीं हूँ, लगता है कि देखिए ये अपना रोना रो रहा है। जब मैं एजेंसी का जो मिसयूज़ है वो बताना चाहता हूँ। जब मैं प्रधानमंत्री से ये झगड़ा कराया कि ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे, तो उसके फ़ौरन बाद, और हाँ एक दिलचस्प बात बताता हूँ, दुनिया में जो आदमी शिकायत करता है उसकी जांच नहीं होती है, जांच उसकी होती है जिसकी शिकायत की जाती है। मैंने बताया कि जब मैं कश्मीर में गया तो ताज़ा 2-3 दिन के अंदर ही 2 फाइलें मेरे सामने आई। उसमें एक अंबानी से ताल्लुक़ रखती थी, और उसमें मुझे सेक्रेटरी ने बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया मिलेगा अगर आप कर दोगे। तो मैंने कहा मैं तो इसको नहीं करूँगा, ये बिल्कुल गलत काम है, और मैं 4 कुर्ते पजामे में आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा, लेकिन मेरे रहते ये काम नहीं होगा। एक और मामला था जो इरिगेशन का था, जिसमें पटेल करके कंपनी थी वहाँ की, गुजरात की। हाँ, मैंने कहा कि ये भी मैं नहीं करूँगा, उसको मैंने कैंसिल कर दिया। लेकिन मैंने एक एहतियात बरती, मैं समझा कि इन दोनों मामलों में चूँकि अंबानी बहुत नज़दीक थे प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री आहत होंगे, इसलिए मैं दिल्ली गया उनसे मिलने, और मैंने उनको बताया कि साहब ये चीज़ें थी, मैंने तो ये कैंसिल कर दी हैं, आपकी अगर दिलचस्पी हो तो मुझे हटा के किसी और को बना दीजिए, वो कर देगा, मैं नहीं करूँगा। खैर मैं उनकी पीठ पीछे तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने मुझे कहा कि नहीं करप्शन पे कोई समझौता नहीं। ये अलग बात है कि वो गांठ उन्होंने मार ली और मुझे उसी दिन से वो दुश्मन ट्रीट करने लगे, और उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे खिलाफ सीबीआई जांच कर दी। अब मैं शिकायत कर रहा हूँ कि मुझे रिश्वत की पेशकश हुई थी, जिनका मैंने नाम लिया उनकी आज तक जांच नहीं हुई और मेरे खिलाफ सीबीआई जांच बिठा दी। मेरे जितने साथी हैं सबके फ़ोन आज सीबीआई के पास हैं, सबके खिलाफ मुकदमा हो गया। मेरा गांव में घर है 250 साल पुराना, वहाँ सीबीआई पहुँच गई, उसमें 2 कोठे और 3 चौबारे हैं। उनमें जब सीबीआई, चूँकि वहाँ इतनी पुरानी हवेली है कि सूरज वहाँ जाता ही नहीं है, अंधेरे रहते हैं, तो मेरे चचा के लड़कों ने कहा कि साहब जा तो रहे हो अंदर, इनमें भूत भी हैं। तो सीबीआई वाले घुसे और 5 मिनट में बाहर आ गए, नहीं चाय पिलवाओ, हो गया बस। तो कुल मिला के मेरे खिलाफ जांच बिठा दी। कश्मीर के गवर्नर को मकान मिलता है रिटायरमेंट के बाद, मुझे कोई मकान नहीं दिया। मैं 1 कमरे के मकान में दिल्ली में आज भी रह रहा हूँ, और मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली। जो वोरा साहब हैं उनके पास आज तक सिक्योरिटी है। जगमोहन साहब जब तक मरे 50 आदमी उनकी सिक्योरिटी में रहते थे।
वो मैंने तो 370 मेरे दस्तखत से हटी थी। मैं पाकिस्तान के शॉट उस पे भी था, निशाने पे, कश्मीरी मिलिटेंट्स के निशाने पे भी था, लेकिन मेरे पास आज कोई सिक्योरिटी नहीं है। और वो समझते हैं कि मैं डर जाऊंगा। मुझे ईश्वर ने, एक तो सिक्योरिटी ने आज तक कोई बचाया नहीं। मिसेस गांधी तो सिक्योरिटी के बीच में मारी गई, लेकिन मुझे ये इतना सपोर्ट सिस्टम है कि मैं आया हूँ तो 7 किसानों के लड़के अपने किराए से टिकट लेके मेरे साथ आए हैं। वो हर वक्त मेरे साथ रहते हैं, कहीं भी जाता हूँ लोग रहते हैं, कोई डर नहीं है मुझे, चूँकि मैं जनता के बीच का आदमी हूँ। लेकिन इन्होंने पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मकान नहीं दिया और बहुत तरह से मुझे परेशान करने की कोशिश की। मैं लेकिन इनसे डरने वाला नहीं हूँ, मैं इनसे लड़ूंगा। और इन जब तक ये रिटायर नहीं होते राजनीति से, तब तक मेरा यही तेवर रहेगा, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ। बहुत लंबा हो गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेट के लोग हो। महाराष्ट्र देश, अब जहाँ हम बैठे हैं, ये जो धरती है, ये नहीं, ये महात्मा फूले की कर्मभूमि है। और इस तरह के महापुरुष यहाँ यदा कदा नहीं, लगातार होते रहे। तो मैं इस ज़मीन को नमन करता हूँ, आपका सम्मान करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि मुद्दों को मत भूलिए, सवालों को मत भूलिए और इनको पनिश करिए। आपसी मतभेद अब ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, वकील साहब आप बिल्कुल सावधान रहिए, ये हिंदू मुस्लिम करेंगे और करते रहें, उस चक्कर में भी नहीं आना है और इकट्ठा होके इनको उखाड़ फेंकना है, क्योंकि देश बहुत खतरे में है। संविधान एक ऐसी चीज़ है, आज मैं सुबह चैत्य भूमि भी गया था, वहाँ मुझे उन्होंने संविधान की नई कॉपी दी, तो वहाँ मैंने कहा, वो आपके सामने भी दोहरा रहा हूँ कि बाबा साहब हमको एक ऐसा हथियार दे गए हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर आदमी का भी हथियार है संविधान। तो संविधान को बचाए रखना है, इसकी रक्षा करनी है और जो इसको नष्ट करने की कोशिश करे उसको हटा देना है। मैं बहुत समय आपका लिया और बहुत आभारी हूँ मैं तुषार गांधी जी का, इनको बोलना था और इन्होंने मुझे मौका दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।